अपने बदलते हुए हालात देख देख कर पितरों की बार बार रुलाई फूट रही थी। देखते ही देखते क्या क्या हो गया था उसके मायके में। उसकी खिलखिलाती हंसी, वो चुलबुलापन, चहकाना और वह बचपना, सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। लेकिन उसने तो ना जाने कितने सपने संजोए थे और क्या क्या सपने दिखाए थे उसकी सहेलियों ने, उसके घर वालों ने और मिलने वालों ने। जिसे देखे वह यही कहता था, तेरी तो ऐस हो गए पितरों, अरे मांग कर लड़की ले जा रहे हैं, राज करेगी राज अपने घर में। नानी की यह आवाज़ उसके कानों में अभी तक गूंज रही थी। विदाई के बाद जब वह ससुराल पहुंची तो वहां की रस्म बगैर निपटाते निपटाते रात के 1 बज गए। थकी हारी पितरों इसी प्रतीक्षा में थी कि कोई आकर उससे कहेगा कि जाकर सो जाओ। थोड़ी देर बाद उसकी सास आई और बोली, जा सो जाओ पितरों, रात बहुत हो गए हैं। पितरों को तो जैसे मनचाही मुराद मिल गई, पर अपनी सास की आगे की बात सुनकर उसे लगा कि उसका यह तो क्षणिक ही था। और फिर सवेरे तुझे जल्दी भी उठना है। देख संजू के बाबा दादी को सुबह 4 बजे उठने की आदत है, उन्हें देखते ही चाय चाहिए होती है। वो लोग तेरे हाथ की चाय पीने की जिद कर रहे हैं। अपने कमरे में आई तो संजू गहरी नींद में सो चुका था। पितरों बिना कोई आहट किए उसके बगल में लेट गई। दिन भर सिर झुकाए बैठे रहने की वजह से उसकी गर्दन दुख रही थी। लेटते ही पलकें झपकने लगी। उठ पितरों, 9 बज गए, कब तक सोती रहेगी। 2 बार चाय रख कर गई, दोनों बार ठंडी हो गई। दादी ने उसे झिंझोर दिया था, अरे सोने दे ना बेचारी को, आज कौन सा कॉलेज जाना है। पापा की प्यार भरी आवाज़ आई जिसने एक मीठी लोरी का काम किया और पितरों चादर मुंह तक ओढ़कर और गहरी नींद में सो गई। उसने दादी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सो ले लाडो, जब ससुराल में सास की छड़की पड़ेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। दादी मुस्कुराती हुई चली गई। मायके में थी तो वहाँ कोई भी उसे 8-9 बजे से पहले नहीं उठाता था। घर में सबसे छोटी होने के कारण कोई काम भी नहीं करना पड़ता था। यहाँ तो चाय भी उसे ही बनानी पड़ेगी, वह भी सुबह 3 बजे उठकर। घर में इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी उसे ही कहाँ गया है। अतीत की बातें को याद करते करते ना जाने कब सो गई। वहाँ आंसू ढुलक कर उसके गालों पर आ गए और सूख कर अपना निराश निशान छोड़ गए। दरवाजे पर जोर की दस्तक से उसकी आंख खुल गई। ठीक 3 बजे थे। दरवाज़ा खोला तो सामने सास खड़ी थी। बिना कुछ बोले वह चली गई। कितना कठोर लग रहा था उनका चेहरा। उसे माँ याद आ गए। उसका रोना फूट पड़ा। दिन भर में यही तो एक समय था जब उसे रोने को मिल सकता था। सारे दिन तो उसको देखने वालों का तांता लगा रहता था। जी हल्का होने पर बॉडी लोशन में जाकर अपना मुंह धोया। पानी के साथ आंसू भी बह गए। ससुराल में उसका एक ही और दिन शुरू होने जा रहा था। पिछले 4 दिनों में पितरों का बुरा हाल हो गया था। सिर झुकाए बैठे बैठे चारों तरफ तमाम औरतें का जमघट अपनी कचर पचर लगाए रहता था। सवेरे से ही उसे नहा धोकर तैयार हो जाना होता था। बैठक में ज़मीन पर दरी और उस पर गद्दे और तकिए बिछा दिए गए थे। सारी बिरादरी और मोहल्ले की औरतें उसके चारों ओर बैठे दी जाती। सब की सब उसे ऐसे देखती परखती थी मानो बायोलॉजी के क्लास में इकलौते कटे हुए मेढक को देखने पूरी क्लास जुटी हो। पितरों कटे हुए मेढक की तरह बिना हिले डुले बीच में सिर झुकाए बैठी रहती। एक एक करके सभी औरतें की बारी आती तो वह पितरों के पास आकर उसका घूंघट उठाकर उसे देखती और रुपया पकड़ा जाती। पितरों रुपया लेकर उनके पैर छूती और रुपया बगल में बैठी अपनी ननद मंजू को पकड़ा देती। एक दिन दोपहर में सारे मेहमानों के जाने के बाद मंजू बोली, चलो भाभी कमरे में चल के ज़रा आराम कर लो। कमरे में आई 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि नीचे से किसी महिला की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी, अरे बहन जी माफ़ करना, आने में थोड़ी सी देर हो गई, पर हम क्या इतने गैर हो गए हैं कि हमारा 2 मिनट इंतज़ार भी नहीं किया गया। बहू को बिना हमारे देखे ही छुपा दिया। कोई खोट वाली लड़की तो नहीं ले आई। अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। तब तुरंत उसकी सास ने ताकीद कर दी कि बिना उनकी इजाज़त के बहू अपने कमरे में नहीं जाएगी। अच्छा नहीं लगता कि उसे देखने वालों को बेवजह इंतज़ार करना पड़े। मायके में इतनी लाडली थी सबकी कि उसके कहीं भी आने जाने पर किसी भी रोक टोक नहीं था। मस्त
तितली की तरह उड़ती फिरती थी। वह सब जगह और यहाँ अपने कमरे में जाने के लिए भी सास की आज्ञा की आवश्यकता है। तितली के पर काटने पर उसे कैसी तकलीफ होती होगी, अब पता चला। वित्रो को पड़ोस की चक्की ताई अगले दिन आई थी। 6-7 औरतों के बाद उसका नंबर आया। जैसे ही उन्हें वित्रो का घूंघट हटाया, अपनी काया काया वाली आवाज़ में वित्रो की सास की अमेठना शुरू कर दिया। अरे वाह, हमको तो पता ही ना था कि मुँह दिखाए में मुँह के अलावा भी कुछ देखना है। यह तो यहाँ सब कुछ उड़ले बैठी है। हम बूढ़ियों को ही बुलाना था तो इतने खुले गले का ब्लाउज पहनने की क्या ज़रूरत थी। फिर बुआ सास की ओर मुँह करके बोली, इसे ज़रा कंट्रोल में रखना या तुम सबको उंगली पर नचा दे। वित्रो बहुत घबरा गई। उसे उम्मीद थी कि घर का कोई सदस्य उसकी तरफ से बोलेगा, पर कोई कुछ न बोला। अगले दिन सवेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। बुआ जी और उनके पीछे वित्रो की सास खड़ी थी। दोनों धड़धड़ाते हुए कमरे के अंदर आ गए। वित्रो, तुम्हारे पास कोई ऊंचे गले का ब्लाउज नहीं है? वित्रो की बुआ सास उसकी अलमारी पर नज़र मारते हुए बोली, है बुआ जी, एक वह साड़ियों के साथ है। ठीक है, तो आज वही पहनकर नीचे बैठ में आओ। कहते हुए बुआ जी ने कड़ी नज़र से संजू की माँ की ओर देखा, मानो कह रही हो कि तुम भी तो कुछ डांटो। वित्रो की सास ने आदेश पारित किया, और आगे से भी ध्यान रखने की ब्लाउज ऊंचे गले वाली और ढकी हुई हो। सास जी वित्रो को आदेश देकर अपना कठोर चेहरा लेकर नीचे चली गई। वित्रो डबडबाई आंखों के धुंधलेपन में अपनी सारी ब्लाउज टटोलने लगी। दादी, मैं अपनी जीन्स स्कर्ट वगैरह भी रख लूँ? शादी के समय अपने सामान की पैकिंग करते समय पूछा था। वित्रो ने जवाब नानी ने दिया था, वह लोग कहेंगे कि तुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखेंगे, जैसे मंजू वैसे ही तू। मंजू तो यह सब पहनती है और वह तो तुझसे 3 साल बड़ी भी है। ले जा, साड़ी की तुझे आदत ही कहाँ है। वाकई साड़ी तो उसने एक ही बार पहनी थी। सारी सहेलियों ने तय किया था कि दादी की शादी में सब साड़ियाँ ही पहनेंगे। साड़ी पहनकर जब वह बाहर निकली थी तो सबने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। उसके पापा तो उसे देखते ही रह गए थे। नानी से बोले थे कि देखो माँ, कितनी बड़ी लग रही है अपनी वित्रो, बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती है। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। वित्रो ने तुरंत जाकर शीशे में स्वयं को निहारा और दीवार पर टंगी हुई माँ की तस्वीर से अपना मिलान करने लगी। पापा सही कह रहे थे, अगर वह साड़ी पहनी हुई अपना फ़ोटो माँ की फ़ोटो के बगल में लगा दे तो दोनों एक सी ही लगेगी। अंतर केवल एक ही होगा कि माँ की फ़ोटो पर माला टंगी थी। दादी की जयमाला के समय जब वह दादी के साथ चलकर मंच तक आई तो संजू की नज़र उस पर ठहर सी गई। सुना है घर जाकर उससे जिद पकड़ ली कि वह शादी करेगा तो वित्रो से ही। तब संजू के माँ बाप वित्रो के घर वाले रिश्ता लेकर आए थे। वित्रो के पापा ने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे अयोग्य भाग्य जो आप लोग हमारे घर तक आए, पर लड़की तो अभी 11वीं में ही पढ़ रही है, अभी बहुत छोटी है। वित्रो की सास ने उनकी बात काटी, हमारे बेटे ने आज तक जिस खिलौने पर भी हाथ रखा वह घर में आ गया। फिर यह तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी जीवन संगनी है और हमारे घर की लक्ष्मी भी। जब उसने पसंद कर ली है तो लड़की तो हमारी हुई, हम थोड़ी प्रतीक्षा कर लेंगे। पापा ने फिर कहा, देखिए अभी बड़ी की शादी करके निपटा हूँ, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं है। एक तो सबसे छोटी और बिन माँ की बच्ची, इस बेचारी को तो कुछ भी नहीं आता, ना घर संभालना ना खाना पकाना। ये बेचारी तो ठीक से साड़ी भी नहीं बांध पाती है। उसकी आप चिंता ना करें, संजू की मम्मी ने बीच में ही टोका। भगवान की दया से घर संभालने और खाना वगैरह बनाने के लिए नौकर चाकर हैं हमारे घर में। इसको तो रसोई में कदम भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साड़ी वगैरह की बात तो जैसी हमारी मंजू वैसी ही वित्रो, और फिर आजकल तो लड़कियां जीन्स पैंट में घूमती है। मंजू के जाने के बाद यही तो उसकी कमी पूरी करेगी। पापा ने कितना समझाया था, उनकी एक ना चली, वो रिश्ता पक्का करके चले गए। जाते जाते वित्रो की सास दोबारा कह गई थी, भाई साहब चिंता मत करिए, वित्रो बिल्कुल मंजू की तरह हो रहेगी। यह सब ढकोसला था क्या? वित्रो को तो खुले गले का ब्लाउज पहनने से भी मना कर दिया गया, फिर वह जीन्स या स्कर्ट के सवाल तो भूल ही जाए। वित्रो ने
डबडबाई आंखों से नीली जरी की साड़ी और ऊंचे गले का ब्लाउज निकाल कर पहना और नीचे आ गई। फिर वहीं बायोलॉजी का मेढक और पूरी की पूरी क्लास। उस दिन फ़र्क केवल इतना था कि क्लास में चेहरे कुछ नए थे। वह कटे मेढक की तरह निर्जीव सी बैठी रही और मशीन की तरह पैर छू छू कर रुपये मंजू को पकड़ाती रही। उसके अंदर ही अंदर रुलाई के बादल उमड़ घुमड़ कर रहे थे। क्या सुहाने दिन थे मायके के, और अब क्या हो गया। उसका जी चाह रहा था कि सब लोग थोड़ी देर के लिए विलीन हो जाए, उसे अकेला छोड़ दे, जिससे वह भी जी भर कर रो ले, जैसे वह छुटपन में माँ की गोद में छुप कर रोती थी। एक बार माँ की गोद में घुस गई तो मानो सारी दुनिया विलीन हो गए और वह अकेली हो गई। घूंघट के अंदर ही उसकी रुलाई निकल पड़ी। इससे पहले कि अगली और मुंह दिखाई के लिए आ पाती, विद्रोह ने जल्दी से रुलाई घूंघट के अंदर ले जाकर आंसू पोंछ दिए। पास ही बैठी मंजू ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना भाभी। विद्रोह ने बहाना बना दिया, सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है। विद्रोह की सास को बताया गया तो तुरंत आदेश हो गया कि मंजू विद्रोह को उसके कमरे में ले जाए। कमरे में पहुंचकर विद्रोह को बड़ी राहत मिली। मंजू ने उसका घूंघट हटाकर उसे लेटा दिया और उसके सिरहाने बैठकर उसका सिर दबाने लगी। रहने दो दीदी, अभी ठीक हो जाएगा। दोनों बातें करने लगी। धीरे धीरे विद्रोह का ध्यान बटा तो उसका जी हल्का हो गया। धीरे धीरे दोनों की बातों का दायरा बढ़ता गया। अपने अपने कॉलेज की बातें, सहेलियों के किस्से, फिल्मों की बातें, ना जाने क्या क्या बातें होने लगी। वक्त का पता ही नहीं चला। ना ही विद्रोह को यह ध्यान रहा कि वह अपनी ससुराल में है। अचानक बात करते करते मंजू ने चक्की ताई की नकल उतारी। विद्रोह का तो हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। उसके ठाके उसके कमरे से होते हुए शायद नीचे तक पहुंच गई, जिसका पता तब चला जब बुआ जी दहाड़ी। देखो तो कैसे खीखी कर रही है, मुंह फाड़ के। इतना भी ख्याल नहीं है कि घर में मेहमान बैठे हैं। किसने कहा था भाभी यह डेढ़ पते की लड़की उठा लाने को। घर वालों ने जरा भी तमीज़ नहीं सिखाई। विद्रोह की हंसी को ब्रेक लग गया। उसे ध्यान आया कि वह अपने ससुराल में है, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसकी सास ऊपर आ चुकी थी। आते ही उन्होंने मंजू को डांटा, क्या खीखी लगा रखी है। तुझे विद्रोह को आराम कराने के लिए भेजा था, ऐसे भी भला हंसा जाता है कि पूरा मोहल्ला सिर पर उठा ले। डांट तो मंजू को पड़ी थी, पर विद्रोह जानती थी कि निशाना वही थी। सास अपना कठोर चेहरा लेकर वापस चली गई। मंजू भी माँ की डांट खाकर सिसक ली। विद्रोह को मायके की याद आ गई। एक दिन उसने घर भर से रूठ कर मौन व्रत धारण कर लिया था। ना सिर्फ पूरा घर बल्कि मोहल्ले की कुछ पड़ोसिनों भी आ गई थी, यह पूछने की आज विद्रोह घर पर नहीं है। क्या उसकी हंसी नहीं सुनाई पड़ेगी। पापा ने ऑफिस से आते ही पूछा, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, खराब तो है। आज तेरे ठाके की नहीं सुनाई पड़ी। नहीं, ठीक हूँ। तो फिर बेटा हर समय हंसती ही रहा कर। तेरी हंसी की आवाज़ बंद होती है तो मुझे घबराहट होती है कि कहीं तू बीमार तो नहीं है। एक मेरा पीहर था जहाँ मेरी हंसी की इतनी कद्र थी, और एक यहाँ अकेले कमरे में वह फूट फूट कर रोने लगी। आखिर छोटी सी बच्ची ही तो थी। विद्रोह इतने अजनबियों के बीच में किससे कहे वह अपने मन की व्यथा। सभी नए लगते थे और पढ़ाए भी। संजू पर भी कितना विश्वास करे। कहीं उसे ने मम्मी से जाकर शिकायत कर दी तो घर पर फ़ोन करेगी तो वहाँ सबको तकलीफ़ होगी। कितना हिम्मत बांधकर भेजा था सबने। तू जिस घर का अमानत है उसी घर में जा रही है। उस घर में तुझे माँ मिलेगी। अब वही तेरी माँ है। ऐसी भी कहीं माँ होती है, बिल्कुल पत्थर। पहले तो कितनी बढ़ चढ़ कर बातें करती थी और अब मेरे पापा को भी बुद्धू बनाया। विद्रोह रोते रोते सो गए। शाम को 5 बजे आँख खुली तो उसका सिर भारी हो रहा था। ससुराल, शादी, पति, सासू माँ, नया घर, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उसे अपनी सहेलियाँ, अपनी आज़ादी याद आने लगी। ऐसी तबीयत अगर उसके घर में हुई होती, उसने पूरा मोहल्ला पर उठा लिया होता और पूरा मोहल्ला ही उसकी तीमारदारी में लग गया होता। उसका मन हो रहा था कि वह बस किसी तरह उड़कर अपने घर पहुंच जाए, पर अभी तो उसे अपने घर जाने में 1 हफ्ता बाकी था। और फिर अगर वो चली भी गई तो कितने दिन रह लेगी वहाँ। हमेशा के लिए तो नहीं ना। कितनी अजीब बात है लड़कियों के लिए। अपने घर में वह उम्र भर पराई घर की अमानत रहती है, और जिस घर की अमानत है वह पराई जैसी लगती है।
दरवाजे पर खटका सुनकर पलटी तो देखा सास खड़ी थी। कैसी तबीयत है, ठीक हो? नपातुला जवाब दिया विद्रोह ने। एक तो नई बहू और फिर छोटी उम्र की होने के कारण वह डरती थी कि कहीं मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए। सास ने उसका चेहरा देखा तो चौंक गई। अरे तेरी आंखें तो सूजी हुई है, तू रोई थी बेटा। ससुराल में अपने लिए पहली बार बेटा शब्द सुनकर विद्रोह की थोड़ी हिम्मत बंधी। बहुत रोकते हुए भी उसका 4 दिन का दबा हुआ उबाल उसके होठों पर आ ही गया। उसने रूधे गले से कहा, माँ एक बात पूछूं? पूछो। पैदा होने के बाद से ही लड़कियों को कहा जाता है कि वह पराया धन है, पराया अमानत है, उन्हें पराया घर जाना है जो उनका असली घर है। और जब मैं इस घर में आई, जिस घर की मैं अमानत थी, तो मुझे अपनाए जाने में सबको बड़ी कठिनाई हो रही है। मैं अपने मायके में सारी ज़िंदगी पराई अमानत रही और अब यहाँ भी पराई हूँ। कौन सा है मेरा असली घर? विद्रोह की सास उसे थोड़ी देर घूरती रही, कुछ न बोली। शायद माँ के पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, या मैंने ही कुछ गलत बोल दिया। विद्रोह ने घबराई। सोचा विद्रोह की सास बिना कुछ बोले उसकी अलमारी से कपड़े निकालने लगी। मैंने अलमारी से तेरे कपड़े निकाल दिए हैं, यही पहनकर नीचे आ जाना। उसकी सास इतने आदेश से कमरे में से बाहर निकल आई, इसके अलावा कुछ न बोली। उनका चेहरा और कठोर हो गया था। साड़ी सीधी डाइनिंग रूम में उतरी थी। विद्रोह ने जैसे ही सीढ़ी पर कदम रखा, सारे मेहमानों की सास ऊपर की ऊपर ही रह गई। विद्रोह ने सफ़ेद जींस और काली टी-शर्ट पहने हुए नीचे उतर रही थी। खुले बालों में वह एकदम बच्ची लग रही थी। सबसे पहले बुआ जी ही दहाड़ी, अरे भाभी देखो तो अपने लाडो। इससे पहले कि बुआ जी अपना वाक्य पूरा कर पाती, विद्रोह की सास की आवाज़ गूंजी, यह कपड़े मैंने ही उसे निकाल कर दिए हैं, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। बुआ जी कहा मेहमान वाली थी, कहाँ मानने वाली थी, पूरा गुबार निकालने पर उतरी थी। ये क्या गजब कर रही हो भाभी, इतने मेहमानों के सामने कुछ तो ख्याल कर लिया होता। कर लिया बहुत ख्याल। जिसने जैसा कहा मैं उसने वैसा ही कराती रही। उसका आना जाना, हंसना बोलना, पहनना ओढ़ना सब पर अकुशल लगा दिया। अब आप लोगों ने जैसा आप सबसे आदेश किया उस बेचारी ने माना, बिना चूक किए। 4 दिन में आप लोगों का ख्याल करके मन मसोस कर रही, पलट कर कुछ भी नहीं कहा। आप लोगों ने बहू बनाकर रखा उसे, पर मैं बेटी लाई थी घर में, बहू नहीं। अगर आप सबके बहू के अरमान अभी भी बाकी है तो अभी जिंदा हूँ। आप लोग अपने अरमान मुझ पर निकाल सकते हैं या अपने अपने घर में अपनी बहुओं पर निकाल लें। मैं हूँ आपकी बहू या नहीं, या मेरी बहू है और इस पर मैं अपने अरमान निकालूंगी, जैसे चाहूँगी वैसे रखूँगी। और मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ कि यह मंजू की जगह आई है और मंजू की तरह ही रहेगी। मंजू की तरह नहीं, विद्रोह इस घर की अमानत थी और अब अपने घर में आ गई है। पूरी बात एक सांस में कह गई थी। सब सहम गए थे, किसी के मुंह से कोई भी बोल नहीं फूट रहे थे और विद्रोह की खुशी का तो कोई परवाह ही नहीं था। वह समझ गई थी कि 4 दिनों से सासू माँ की कठोरता मेहमानों के व्यवहार के लिए थी, उसके लिए नहीं। वह दौड़ कर उनसे लिपट गई।